करा दे रहा हूँ। इन मॉर्निंग सेशन आई हैव कंडक्टेड ओरल टेस्ट ऑन नियोक्लासिकल एज। तो शाम को मैं एक ओरल टेस्ट जो है रोमांटिक एज पे करा देना चाहता हूँ। दूसरा चीज की ये इम्पोर्टेंट चीज है कि आजकल पता नहीं कि आई डिडेंट फाइंड की लिंक नहीं शेयर कर रहा ऐप वाले, लिंक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आप लोगों का मैसेज किसी का पड़ा रहता है कि प्लीज शेयर लिंक, बट आई डिडेंट फाइंड नॉट अ सिंगल लिंक इज अवेलेबल कि उसको मैं शेयर करूँ और आपको कनेक्ट हो जाए। आई डोंट नो कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि मॉर्निंग वालों को इवनिंग में दिक्कत हो रही है, इवनिंग में कुछ अलग टॉपिक चल रहा, मॉर्निंग में कुछ अलग टॉपिक चल रहा, तो इस चीज में भी फाइंड की अलग अलग टॉपिक है, लेकिन अगर हो जाता अच्छा रहता था। सो आई थिंक कि व्हेन आई की रोमांटिक एज, तो पहले मैं अखिलेश जी से शुरू करूंगा कि अखिलेश जी रोमांटिक एज की डेट क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ रोमांटिक एज? 1798 से 1837 है। इस टेलिंग की जो 1798 से 1837 ये रोमांटिक एज की डेट है। दूसरा चीज मैं चाहता हूँ कि जो 1798 है, अखिलेश जी आप सही, 1798 क्यों इम्पोर्टेंट है? अखिलेश जी यस सर, रिफॉर्मेशन बिल। 1798 की वो सर नहीं जी, सर, फ्रेंच रिवोल्यूशन। हेलो 1798 इम्पोर्टेंट। हाँ सर, आवाज आपकी कट के आ रही। आवाज मेरी जा रही है या? आ रही आप सर, म्यूट कट कर कट के लीजिए। आ रही। मेरा क्वेश्चन है कि वाई 1798 इज इम्पोर्टेंट? अंजलि हेलो सर। जी यस सर। मैडम, सर मेरा मेरा रिपीट कर दीजिए सर। मैडम मेरा क्वेश्चन कि रोमांटिक एज स्टेट फ्रॉम 1798, बट व्हाई 1798 इज इम्पोर्टेंट, फॉर व्हाट इम्पोर्टेंट? The year 1798 is important for the publication of lyrical ballad. Exactly, for the publication of lyrical ballad. But lyrical ballad जो 1798 में आया, इसको कौन कौन इस पे काम किया है? S.T. Coleridge and William Wordsworth. एस.टी. कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पर काम किया है। जो पहली बार जब लिरिकल बैलड आता है उसमें कितना पोयम थी? Sir, 23 poems थी, which were 19 23 में। from Wordsworth and 4 from S.T. Coleridge. So in this way we come to know कि Anjali explained that 1798 is important for the publication of lyrical ballad, and with the publication of lyrical ballad it is said that romantic age started, and lyrical ballad it was the jointly work of Yeats and William Wordsworth. William Wordsworth composed 19 poems and 4 poems were composed by चार एस.टी. कॉलेज द्वारा हुआ। सेकेंड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैडम जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज को लेकर बात कर रही है, तो प्लीज टेल मी व्हाट जो 4 पोएम्स है कॉलेज का, 19 वर्ड्सवर्थ है, तो इन दोनों क्या पोइट्री का कुछ अलग ब्रांचेस डू यू सी, डू यू फाइंड? Yes sir. Supernatural concept of poetry is followed by S.T. Coleridge and natural concept of poetry is followed by Wordsworth. या सुपरनेचुरल जो है एस.टी. कॉलेज और नेचुरल कॉन्सेप्ट जो पोइट्री है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा। दूसरा चीज मैडम की जो फर्स्ट का 90 है, क्या वो इसी में पब्लिश हुआ था? फर्स्ट Yes sir. वॉल्यूम। Yes sir. Yes sir. And second thing I want to know किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है। नसीब भी आपके अरे नसीब वही ज्यादा है।
नसीम जी आप म्यूट करिए आपको। So madam, I was asking a question, and what was that question? That question was कि William Wordsworth composed 19 poems and 4 poems were composed by S.T. Collins. We find कि there is Tintin Abbey composed by William Wordsworth. Did it come in the first volume of Lyrical Ballad or second volume of Lyrical Ballad? The first volume of Lyrical Ballads. And Yeah, Tintin what was Abbey the from Tintin? Wordsworth and Time of Ancient Mariner from S.P. Coleridge. They came in first volume. फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलड। इनमें से कौन सी पोयम है जो कि आप कह सकते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि यू टॉक्ड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अवे, यू आल्सो गिव द रेफरेंस एस.टी. कॉलिंस राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। जस्ट आई वांट टू नो कि जो 23 पोयम्स है इसमें से पहली पोयम कौन सी थी और लास्ट पोयम कौन सी? Sir, Rime of Ancient Mariner is the beginning poem, and Tintin Abbey is the concluding poem. Rime of the Ancient Mariner, it was the first poem, and the concluding poem was the Tintin Abbey. Tintin Abbey. ठीक है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैडम आपसे कि जो टिंटन अबे है, इज इट ड्रामेटिक लिरिक और लिरिक? Sir, it's a lyric. ओके, इट्स अ लिरिक और ड्रामेटिक लिरिक? फिर से मैडम। Sir, sorry, sir, I'm not confirm. I am missing. इट्स ड्रामेटिक लिरिक। टिंटन अबे इज ड्रामेटिक लिरिक, मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं कहा। आई हैव पुट द पॉइंट, इट्स ड्रामेटिक लिरिक। और लास्ट क्वेश्चन मैडम आपसे कि इज इट रिटन इन ब्लैंक वर्स और हीरोइक कपलेट? Sir, it is written in blank verse. ओके ओके ओके। मैं चंद्र प्रकाश भाई से जानना चाहूंगा। चंद्र प्रकाश जी। जी सर। मैडम म्यूट कर लीजिए। अंजलि मैडम म्यूट। हाँ चंद्र प्रकाश जी, अभी तक हम लोगों ने एक डेट को उठाया और वो डेट ऐसे कि रोमांटिक एज 1798 में शुरू हुआ। एंड यू फाइंड कि किस तरह से जो है अंजलि जी ने उसको एक्सप्लेन किया कि 1798 का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि यू फाइंड की लिरिकल बैलड पब्लिश्ड, इट वाज द पोएटिक वॉल्यूम jointly effort of S.T. Coleridge and William Wordsworth. 23 poems came, and we find the two branches of poetry: supernatural concept of poetry and natural concept of poetry. Already we have discussed, we have come to know. जिसमें एस.टी. कॉलेज का राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर का जिक्र है कि वह उसकी पहली पोयम रही है, और टिंटन अबे आपका क्या था? कंक्लूडिंग पोयम। एंड यू आल्सो कम टू नो कि जो टिंटन अबे है इसके लिए कहा जाता है कि यह ड्रामेटिक लिरिक है, रिटन इन ब्लैंक वर्स। बट आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाई 1789 इज इंपॉर्टेंट? 1789 क्यों इंपॉर्टेंट? 89 is the importance for the French Revolution. But yeah, because French Revolution was broken out. Yeah. Just Yes, I want yes. to know what was the slogan of the French Revolution? So What was the liberty slogan? for liberty, equality, fraternity. Liberty, equality, and fraternity. जी sir. Okay. Liberty, equality, and fraternity. अतुल जी इज राइटिंग की नेटवर्किंग इशू। अतुल जी, मैं जानना चाहता हूँ आवाज आपको जा रही है? अतुल जी, और सब लोगों को आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay. So just I want to tell you, when you talk about this particular thing, especially romantic age में, the French Revolution was broken out in 1789, and this revolution का जो slogan था liberty, equality and fraternity. जी अतुल जी। Sir, voice is not coming. Okay, due to poor connectivity in your area, आपकी एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है नेटवर्किंग इशू का। आई थिंक दिस इज वाई। बहुत लंबा मैं रन नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि द पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, ओनली 12 पीपल आर देयर।
इंटरेस्ट का मतलब कि देयर इज अ पुअर कनेक्टिविटी। तो कुछ मैं क्वेश्चंस में मैं बात कर ले रहा हूँ, आप परेशान न होइए, रिकॉर्डिंग अगर इसका रहेगा तो यू विल गेट। सो जो उसमें था कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, मैं चंद्र प्रकाश जी आपसे ही जानना चाहता हूँ कि इसके बाद रूसो आए थे। व्हाट डू यू नो अबाउट रूसो? आप रूसो के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? रूसो के बारे में तो नहीं जानते सर। नथिंग। Do you know something about William Godwin? नो सर। Do you know something about pre-romantic poets? ओके, कोई बात नहीं। अपर्णा जी? जी सर, गुड इवनिंग। Yeah, good evening. I think you are getting my voice. I just want to know what do you know about Rousseau? आप रूसो के बारे में क्या जानते सर, इन्होंने एक स्लोगन लिखा हुआ था, रिटर्न जी। टू नेचर एंड मैन इज बॉर्न फ्री Yeah. and I think but he is insane and education. When education supplements man's nature. जी जी। So yeah, please mute, please mute. ठीक है। राजेश जी, राजेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज टेल मी अबाउट रूसो। आप जो कुछ भी मैडम ने जो बताया कि रूसो एक फिलोसफर थे, उनका स्लोगन था रिटर्न टू नेचर, उनका एक स्लोगन था मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंज्ड एवरीवेयर, एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैन्स नेचर। आपको इसके आगे की बात बतानी, उन्होंने कोई किताब लिखा है या वो किस वतन से बिलोंग करते थे? राजेश जी? रूसो वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। Not getting voice. Rajesh ji, please mute. Rousseau was a French philosopher. He wrote सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक किताब उनका था, जिसमें हाफ लाख रूसो 3 लोग थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और एक उनका वर्क है इमाइनी, ये मैंने पहले जिक्र किया था। He was a French philosopher who gave the slogan "Return to nature, man is born free but changed everywhere. Education supplements man's nature." These things I told. Just I want to know, when you talk about Rousseau, yeah, when you talk about these writers or things, what I want to say कि एक और उस समय के क्रिटिक्स थे जिनको लेकर के मैं चाहूंगा कि सरफराज भाई उसको एक्सप्लेन करें कि who was William Godwin? Who was William Godwin? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। उन्होंने आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही सर, आप बता दो। नो, नॉट गेटिंग योर वॉइस। या प्लीज म्यूट, प्लीज, नॉट गेटिंग योर वॉइस। शिवांगी, नसीम जी, नसीम जी। Yes, sir. Yeah, please explain who was William Godwin. Sir, William Just Godwin let is us know. a critic. Yeah. William Godwin is a critic of French. He related to Romantic age, and he wrote political justice, uh, namely political justice book, and his daughter Mary Godwin, who eloped with P.B. Shelley. Yeah. दो पॉइंट ही सबको ध्यान में रखना है कि विलियम गॉडविन वाज अ पॉलिटिकल थिंकर हु रोट अ बुक पॉलिटिकल जस्टिस, एंड हिज डॉटर मेरी गॉडविन इलोप्ड विद पीबी शेली, जो नसीम जी ने बताया।
ये 2 पॉइंट हम लोगों को उनके बारे में ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पता किया। आपने 1798 में जो बुक आई हुई है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रिमेम्बर दैट की लिरिकल बैलड, आपने उसके बारे में जिक्र किया। आपने इसके बारे में जिक्र किया कि रूसो कौन थे और विलियम गॉडविन। नसीम जी प्लीज म्यूट। नाउ आई वांट टू नो, शिवांगी जी प्लीज टेल मी अबाउट pre-romantic poets. Yeah, please tell me about pre-romantic poets. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, pre-romantic poets are S.T. Coleridge, William Wordsworth, and Robert Southey. Beta, I am not asking about romantic poets. I am asking about pre-romantic poets, जो Augustan age में आए। Alexander Pope. तो कल आपने हमारा क्लास अटेंड किया? जैसे मॉर्निंग वाला? Not in morning, evening में। Yes, sir. बेटिया कल अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने प्री रोमांटिक पोएट डिस्कस किया था। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभी जो आंसर आता है मुझे सुनिएगा, मैं दोबारा वापस आता। ओके सर। प्लीज म्यूट। उषा मैडम, उषा मैडम। Yes, sir. या प्लीज एक्सप्लेन प्री रोमांटिक पोएट। Sir, I think Thomas Gray. या थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जी सर, और मुझे नहीं याद आ रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट? आप में से कोई भी? जेम्स टॉमसन। जेम्स टॉमसन एंड जेम्स द टॉमसन। सीजन। द सीजन And के the season. द सीजन एंड आई थिंक कि जितने लोग हैं सारे लोग सुन रहे हैं। मैं फिर से प्री रोमांटिक के बारे में एक्सप्लेन कर दूं तो अ ग्रुप ऑफ पोएट्स हु केम इन ऑगस्टन एज। प्री रोमांटिक पोएट्स एक ग्रुप ऑफ पोएट्स होता है जो ऑगस्टन एज में आते हैं। ऑगस्टन एज के लोग ह्यूमन नेचर के बारे में लिखते थे और प्री रोमांटिक पोएट्स नेचर के बारे में लिखते थे। इसमें अंजलि मैडम ने और यू विल कम टू नो कि और भी लोगों ने ये चीज, उषा मैडम ने ये बताया कि जो प्री रोमांटिक पोएट्स में 2 नाम उन लोगों ने लिया। एक तो अंजलि मैडम ने ये बताया कि जेम्स टॉमसन फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने एक क्रिएशन द सीजन लिखा है और ये 1726 से लेकर 1730 में जाकर के कंप्लीट होती। 26 में लिखना शुरू किया। तो पहले प्री रोमांटिक पोएट थे ये। अलेक्जेंडर पोप से अलग इनका स्कूलिंग चल रहा था, वे ऑफ राइटिंग इनका अलग था, ये बिल्कुल अलग थे। इनको आप अलेक्जेंडर पोप से नहीं जोड़ सकते। दूसरे जो राइटर रहे हैं थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वी ऑल हैव रेड। तीसरे पोएट जो थे विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग वी हैव रेड। जो चौथे पोएट रहे हैं उसमें जो है एक नाम अगर आप जोड़ेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ है जो इन्होंने डिजर्टेड विलेज लिखा। तो मैं शिवांगी जी को कहूंगा कि शिवांगी जी फिर से एक्सप्लेन करें बिकॉज आई सेड कि प्लीज गेट दिस पॉइंट एंड अगेन आई विल कम बैक। शिवांगी। Sir, pre-romantic poets are James Thomson. A group of poets. A group of poets, James Thomson and William Coleridge, Oliver Goldsmith and बेटिया विलियम कॉलिंस मैंने नहीं कहा, विलियम कॉलिंस। Collins थे, sorry sir. अच्छा, जेम्स टॉमसन ने क्या लिखा था? Sir, The Season. या Which start थॉमस ग्रे ने क्या लिखा 1726 था? थॉमस ग्रे ने क्या लिखा था? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। Yes, और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि एक आपके जो सेकंड पोएट है जिनका नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। Sir, I don't. ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्या लिखा है?
deserted village. Deserted village. village. Okay. Yeah, in this way you come to know about the pre-romantic poets से लोग रहे हैं या इन लोगों का अपना काम था. Now जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो प्री-रोमांटिक पोएट्स और जो नियो क्लासिकल पोइट्री है उसमें एक डिफरेंस है कि प्री-रोमांटिक पोइट्री में एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर है और जो आपका नियो क्लासिकल पोइट्री है उसमें ह्यूमन नेचर. लेकिन जब आप रोमांटिक एज की बात करते हैं तो रोमांटिक एज के पोएट्स में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ब्यूटी को लेकर के बात. शिवांगी जी प्लीज आफ्टर गिविंग आंसर बी. उषा मैडम से मैं जानना चाहूंगा कि मैडम ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में हु कम इन द ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट. जी विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज और रॉबर्ट साउदे. रॉबर्ट साउदे. मैडम इसमें जो रॉबर्ट साउदे थे उनकी डेथ 1843 में होती है. उसके बाद जो है लॉरिएट पोएट कौन बनता है? Who got laureateship? विलियम वर्ड्सवर्थ. William Wordsworth. Robert Southey died in 1843. After it, William Wordsworth got the laureateship. एक और क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनिए. एक और क्वेश्चन है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ को laureateship मिला तो who wrote a sonnet Lost Leader and said कि for some coin you left us. एक पोयम लिखी गई, सोनेट लिखा गया लास्ट लीडर और उसमें कहा गया चंद सिक्कों के लिए आपने हमारा साथ छोड़ दिया. ये बात किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में? मैडम आप से. सर नहीं याद आ रहा है. ठीक है कोई बात नहीं मैडम. आप मुझे कोई रॉबर्ट ब्राउनिंग सर. या ब्राउनिंग. एग्जैक्टली रॉबर्ट ब्राउनिंग. ये बात रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही. उन्होंने लास्ट लीडर लिखा हुआ था. मैं डांसिंग जी से जानना चाहूंगा. डांसिंग जी आर यू गेटिंग माय वॉइस? डांसिंग जी. गुड इवनिंग सर. या जस्ट आई वांट टू नो कि जो ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स रहे हैं उसमें हु वाज एन ओपीएम ईटर. उसमें ओपीएम का सेवन कौन करता था? ओपीएम माने अफीम. सर याद नहीं आ रहा है सर. सर याद नहीं आ रहा है. कुछ भी आप कुछ भी कह दीजिए. आज तो ऐसे ही आप लोगों का समय है. आज आप लोगों का जमाना. आज मैं एग्री नहीं होऊंगा. आज आप लोग एग्री यंग मैन होंगे. आज मैं कूल हूँ थोड़ा सा. कोई बात नहीं है. नाउ द थिंग्स आर इन योर हैंड. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे. Sorry, sir. In last leader sonnet, what was the line, sir? Please repeat this. I was not quoting the exact line. I was only saying कि for some coin you left us. It was said by Robert Browning in his sonnet Lost Leader. That's not the exact line. I was only Yes, sir. explaining. Yes, sir. It was sir, only the essence. Yes, sir. Only hint, sir. What is the starting, sir? You left. For some coins you left us. Yeah. Now I want to know. I think कि मनोज भाई की फैमिली भी जुड़ी हुई है. मैडम आवाज जा रही है? डिस्कनेक्ट हो गई है. सरफराज भाई मैं फिर से आपसे मुखातिब हूँ. सरफराज भाई. यस सर. अब आवाज आपकी आ रही. आप मुझे ये बताइए कि जो ओपीएम ईटर है उन तीनों लोगों में से कौन से लोग हैं? सर एसटी कॉलेज. एसटी कॉलेज का पूरा नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलेज. सैमुअल टेलर कॉलेज. कौन से पोएट हैं जिन्होंने किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा है? एसटी कॉलेज. कब आई हुई है? 1817, 1818, 1819. 1817. ईटर है 1817 में. एंड हु इज द क्रिटिक या पोएट
that made the distinction between fancy and imagination. Fancy और imagination के बीच में difference किसने बताया? ST कॉलेज ने सर. ST कॉलेज ने बताया. Okay, that's good. So in this way you come to know that Sarfraz ji explained. I asked questions related to ST college. He explained to all of us कि ST college was a man of opium eater और उनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलेज था. He was a contemporary of William Wordsworth. And you will come to know कि उन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिल करके काम भी किया था लिरिकल बैलड के फर्स्ट वॉल्यूम में. And here I would like to explain. उन्होंने कुछ पोएम्स भी लिखी हुई है जिसमें फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है. फ्रॉस्ट एट मिडनाइट के अलावा उनकी एक पोएम है कुबला खान है. उनका एक क्रिटिकल बुक है जिसका नाम क्या है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो 1817 ईस्वी में. इसमें उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन को लेकर के बात की. मैं रकीम जी से जानना चाहूंगा कि रकीम जी फैंसी के लिए कौन सा शब्द आता है और इमेजिनेशन के लिए कौन सा शब्द आता है? जी रकीब जी. Yes, sir. For fancy and imagination. Still not confirmed, sir. Do you not remember fancy? Fancy means, sir. Fancy means, sir, imagine करना होता है. मतलब सबसे पहले आप म्यूट कर लीजिए. फैंसी के लिए एसटी कॉलेज ने दो शब्द यूज किए हैं. फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डिग्निटीज. फैंसी फिक्स है, डेफिनिट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. जो फैंसी है आप ये कह सकते हैं कि यह हमारा सब कॉन्शियस कंडीशन होता है. कंडीशन 3 है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब कि आप कॉन्शियस लेवल पे सारी चीजें आपको समझ में आ रही जितनी चीजें. सब कॉन्शियस जो है ये होता है कि आप ना तो कॉन्शियस लेवल पे है ना अनकॉन्शियस में, जो बीच की स्थिति होती है वह सब कॉन्शियस होता है, वो फैंसी है. अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस वह कंडीशन है जो कि आप बिल्कुल कंप्लीट ऑब्लिवियसनेस में है, फॉरगेटफुलनेस में है, इन अनदर वर्ल्ड है, नथिंग एट ऑल एंड यू फाइंड ओनली वन थिंग कि व्हाटएवर यू सी आप उसको लेके बात करें. तो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस मतलब द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. तो फैंसी के लिए उन्होंने वर्ड फिक्सिटीज और डेफिनिटीज कहा है. इमेजिनेशन के लिए उन्होंने कहा इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स. ये शब्द रहे. मैं ब्रजपाल जी से जानना चाहूंगा कि ब्रजपाल जी आवाज जा रही है आपको मेरी? Yes, sir. Good evening, sir. या गुड इवनिंग, गॉट योर वॉइस आफ्टर सो मेनी डेज. Good evening, जस्ट sir. आई वांट. सोनाली मैडम भी जुड़ी है मुझे लगता है, या पूनम जी भी है, निखत जी है, नीलम मैडम भी है. ओके. Hello, sir. जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, में आ रहा हूँ. या सर गुड क्लास इवनिंग तो टू हम ऑल सर ऑफ डेली अटेंड करते हैं. सर क्लास तो डेली अटेंड करते हैं, कभी लेफ्ट हो जाते हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम से, फिर बाद में हाँ देखते हाँ हैं. बिल्कुल बिल्कुल. I see your present but not getting your voice, but today I am getting. So just जी सर. my question is to Brajpal ji ki who told, yeah, who said that there are two types of imagination, primary imagination and secondary imagination. इस पोएट ने कहा कि इमेजिनेशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी. सर ऑप्शन दे दीजिए सर, थोड़ा कोटेशन मेरा थोड़ा बस वीक दो है. ही ऑप्शन है, एसटी कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ. देयर आर ओनली टू ऑप्शन, आपको आसान बनाने. सर एसटी कॉलेज. एसटी कॉलेज. एसटी कॉलेज ने ये बात अपने किस किताब में कही है कि इमेजिनेशन दो तरह का हो? सर बायोग्राफी लिटरेरिया. बायोग्राफिया लिटरेरिया. बायोग्राफिया लिटरेरिया कब पब्लिश हुई है? सर 1817. 1817. जस्ट आई वांट टू नो कि ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया का जो उन्होंने कहा प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन, इसका मतलब क्या, दोनों में अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? सर प्राइमरी इमेजिनेशन सर क्लियर ही नहीं कर पा रहे सर इसे हम थोड़ा.
ठीक है, कोई बात नहीं है। मनोज शुक्ला जी की फैमिली जुड़ी है, मैं मैडम से जानना चाहूंगा। मैडम प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। मैडम, नॉट गेटिंग योर वन। पूनम जी, पूनम जी, निखत जी, सर मैं बताऊं? निखत, नीलम मैडम, सर मैं बताऊं? जी सर, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि आप टेस्ट जो मॉक टेस्ट हो रहा है वो किस चैप्टर से हो रहा है। और मैडम कल या क्या तो क्लास मुझे हुआ था रोमांटिक एज, उस रोमांटिक एज को लेके हो रहा है। रोमांटिक एज में। हाँ, कल का क्लास आपने शायद अटेंड किया था या नहीं, आई डोंट नो। कल नहीं की नहीं सर, क्लास, नहीं अटेंड किया। नो सर। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। उसका रिकॉर्डेड वीडियो अभी मैंने अपलोड किया है, यू विल गेट ऑन यूट्यूब। जॉन मिल्टन मैंने कंप्लीट किया है सर, और बाकी इसके आगे जो हुआ है वो मैं देख लूंगी। ओके ओके ओके। So I was asking to Atul ji, Rakim ji, या आप में से कोई भी, can you explain to what is the यस difference? सर मैं बताऊं? Sir, सर मैं बताऊं? primary imagination related to सर natural प्राइमरी elements, मीन while कॉमन मैन। the secondary imagination is related to supernatural elements. देखिए, ऐसा है कि आप सारे लोग साथ में बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं राजधानी एक्सप्रेस दौड़ रही हो, केवल साउंड आ रहा है Sir, या हनी सिंह myself का Naseem, गाना। primary imagination is related to natural elements, and the secondary imagination is related to supernatural elements. In other words, we can say primary imagination is dictated towards natural beauty, while the supernatural beauty, external Any beauty other and person? internal beauty. Any other person? यस सर मैं बताऊं? सर प्राइमरी इज एसोसिएटेड विद कॉमन मैन एंड सेकेंडरी विद पोइट। Yeah, that is the exact difference. Primary imagination is associated with common man. Any man who is not a poet or who has not the sensibility of a poet, that imagination, because everyone imagine, doctors imagine, engineers imagine, scientists imagine. So such type of person, when they imagine, it means that they possess only primary imagination. When you talk about Wordsworth, Coleridge, poets like great poets who have created some new world where there is a concept of forgetfulness or obliviousness, then that imagination is known as secondary imagination. So creativity you find only in the hand of great poets, and secondary imagination is associated with poets. This concept was given by whom? This concept was given by S.T. Coleridge. क्योंकि एस.टी. कॉलेज रोमांटिक एज के बड़े क्रिटिक हैं और उन्होंने जो किताब लिखा था उसका नाम बायोग्राफिया लिटरेरिया था। इट केम इन 1817 एंड इन चैप्टर नंबर 14 he talks about fancy and imagination. For fancy he says fancy means fixities and definities, फिक्स है और डेफिनेट है, एंड फॉर इमेजिनेशन ही यूजेस द वर्ड it dissolves, diffuses and dissipates. On the other hand, when you go, yeah, on the other hand, when you see imagination, it says that there are two types of imagination, primary and secondary. Primary imagination is associated with common man, while secondary with poet, because it brings creativity and unconscious situation. That is the point. Now, निखत आवाज जा रही है आपको? मनोज शुक्ला भाई की फैमिली ज्वाइन की थी, आई डिडंट गेट द रिस्पॉन्स। अतुल जी, नाउ आर यू गेटिंग माय वॉइस? अतुल जी, रकीम जी, यस सर। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट पोएटिक डिक्शन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हेन डिड इट कम? पोएटिक डिक्शन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया और कहाँ पे आया है?
When did it come? का मतलब है कि कल से रिवीजन नहीं हुआ। पूनम जी, जी मनोज शुक्ला जी की फैमिली का रिस्पांस मिला। जी मैडम बताइए। आवाज आपकी मैडम नहीं आ रही, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। पूनम जी का भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। या सरफराज जी? सर बोलिए। जी, वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन कब आता है? सर सेकंड एडिशन में प्रीफेस टू। यस, दैट्स गुड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, जो लिरिकल बैलाड है उसके सेकंड एडिशन में प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में अभी कल पढ़ाया गया था। इतनी सारी बातें हुई थी, इतनी सारी आपको कहानियां परियों की सुनाए, गीत भी गुनगुनाए, आपको सुलाए भी, छप्पी भी दिए, लेकिन आप लोग सो गए। अब आप लोगों को फिर से जगाने का काम है। जब तक आई Sir, now sir got it. नाउ यू गॉट इट। कम से कम आप कॉन्शियस लेवल पर तो आए। आप सारे लोगों को अनकॉन्शियस लेवल पे लाने के लिए जरूरी है कि आदमी बीच बीच में गुस्सा होता है। जब वो जो थोड़ा सा एंग्री होता है तो then you all become active, otherwise बिल्कुल इनएक्टिव। कोई बात नहीं, आज आपका चांस है, कल हमारा चांस Sir, he tells about the rustic people and rustic language. है। रस्टिक पीपल एंड रस्टिक। मैं डांसिंग जी से जानना चाहूंगा कि डांसिंग जी, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शन? कैन यू डिफाइन डिक्शन? उषा मैडम? Yes, sir. Sir, selection of words. Yeah, nice. Selection of words. Diction means only selection of words. ठीक है, बहुत अच्छा। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जस्ट आई वांट टू नो शिवांगी जी जो डिक्शन है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, डिक्शन कितनी तरह का होता है? शिवांगी जी? जी सर आई डोंट नो। आप में से कोई भी? रूरल डिक्शन एंड अर्बन डिक्शन। रूरल डिक्शन एंड अर्बन डिक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्शन। डिक्शन दो तरह का होता है, एक रूरल डिक्शन और दूसरा अर्बन डिक्शन। मे आई नो कि रूरल डिक्शन और अर्बन डिक्शन में फर्क क्या है? चंद्र प्रकाश जी? Sir, rural diction means कि he tried to show nature. रूरल डिक्शन में हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उसमें एल्यूजन नहीं होगा, उसमें एफोरिज्म नहीं होगा, उसमें एपिग्राम नहीं होगा, उसमें जो है आपके जो है मिथ नहीं होगा, सिंबल नहीं होगा, इमेज नहीं होगा, जिससे पोयम कॉम्प्लेक्स बनती। यू डोंट फाइंड दीज थिंग्स इन रूरल डिक्शन। सिंपल वर्ड, सिलेक्शन ऑफ सिंपल वर्ड। On the other hand, when you talk about urban diction, you find that कि वहां पर जो सिलेक्शन होता है वो कैसा होता है, वह थोड़ा सा अदर किस्म का होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, मिथ का यूज किया जाता है, एल्यूजन्स का यूज किया जाता है, खासकर मॉडर्न पोइट्री टी.एस. एलियट में यू कैन जस्ट सी। मेरा एक और क्वेश्चन है अखिलेश जी से कि अखिलेश जी, हु सेड पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर? अखिलेश जी? अंजलि मैडम? Yes, sir. जी अखिलेश जी मैडम बताइए। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अखिलेश जी ने कहा कि पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अंजलि मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हु सेड कि जो पोइट्री है, पोइट्री इज द, आप कह सकते हैं कि ब्रांचेस ऑफ ऑल डिसिप्लिन। अगर मैं वर्ड यूज करूँ, जितनी भी डिसिप्लिन है उन सारी की सारी डिसिप्लिन का, सारी के सारे ब्रांचेस का या नॉलेज का एक सोर्स है, वह चीज क्या है? पोइट्री है। Yes, Poetry is sir. the discipline of all the branches of knowledge. Yes, sir. It is said by Wordsworth. Poetry is the countenance of all the branches of knowledge.
यस ऑल द ब्रांचेस ऑफ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। चंद्र प्रकाश जी किसने कहा था पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। चंद्र प्रकाश। एरिस्टोटल। ओ माय गॉड, सच अ ब्लंडर। Sir, it is said by T.S. Eliot. Yeah, what I said कि poetry is not a turning loose of emotion. What I said. अच्छा, poetry is not a turning loose of emotion, it's an escape from emotion, it's not the expression of personality, it's an escape from personality। ये बात T.S. Eliot ने कही है। ठीक है, अगर मैंने ये चीज पूछा था तो ये बात T.S. Eliot ने कही है। मैं चंद्र प्रकाश जी से जानना चाहता हूँ ये किसने कहा। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन टाइम। अपर्णा जी से मैं जानना चाहता हूँ क्या है। ठीक है, विलियम वर्ड। हु सेड, अपर्णा जी, पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। राजेश जी, राजेश जी, अपर्णा जी, दोनों में से कोई भी। Don't know. Matthew Arnold. मैथ्यू अर्नाल्ड। ठीक है, मैं इतना ही करूंगा, बस इसके आगे कोई भी और मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। अभी आप लोग क्लास छोड़ के ना जाइएगा, थोड़ा सा एक सेटिंग हम लोगों को करनी है, उस पे देखना है कि क्या एक्चुअली में हमने व्हाइट बोर्ड का भी व्यवस्था किया आज जो है, तो मैं उसको चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों को उसकी विजिबिलिटी या उसका सेटिंग क्या है, कैसे तो दिखाई पड़ रहा है। अगर कुछ लिखा जा रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है या डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, फॉर दैट थिंग आई हैव टू यूज क्योंकि कुछ चीजें लिखने के लिए जरूरत पड़ती थी। क्या एक चीज ये बताइए, इस पे आपको व्हाइट बोर्ड सब पूरा सही शो हो रहा है? यस सर, चमक रहा है। यस सर, शो हो रहा है, लेकिन लिखने के बाद सर थोड़ा मोबाइल थोड़ा नीचे हुआ है, थोड़ा मोबाइल भी ऊपर हो थोड़ा। और मोबाइल से ऊपर होना चाहिए। यस सर। अब तो हो रहा ओके है सर, अब ठीक है सर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर एक बार लिख कर देख लीजिए सर, समझ में आ रहा है कि मैं एक बार इसकी सेटिंग को देख लूं। दूसरा चीज है कि अगर मैं इसको स्लाइड करके एक बार मैं स्लाइड करके इस तरह से ज्यादा बेहतर हूँ। ठीक है सर, थोड़ा लिख कर दिखाइए। दिख रहा है सर। और इसे नजदीक किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा ऐसा लगता है और ऊपर किया जाए ऊपर की हो सकता है, ऐसा नहीं ऊपर। सर वॉइस बहुत दूर हो गई है, बहुत हेलो सर वॉइस कम आ रही बहुत दूर से। वाइफ तो मेरी, मैं अभी माइक्रो उसको मैंने यूज नहीं किया। वाइफ तो आपको चाहता हूँ कि उसका जो सेटिंग है वो
कंडीशन आपको लग रहा है या सर कुछ नहीं दिख रहा है जो आपने I देखा। think Blue या sir, black black marker चाहिए, black marker. Use the black marker, please. yeah, I will use that I will use because we don't have I just only want to know कि अगर ये position और उसके बाद मैं पूरा आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रहा नहीं है जी सर ठीक है। इस तरह की पोजीशन थोड़ा नो दूरी सर का कोई पकड़ना पड़ेगा। ठीक है हाँ सही है सर, आवाज आवाज नहीं आ रही सर। ब्लैक बोर्ड एकदम एग्जैक्ट है सर। देखिए ऐसा है कि अभी तो आवाज आपकी क्या है और क्या कहते हैं कि नेक बैंड का मैंने यूज नहीं किया। जब मैं नेक बैंड का यूज करूंगा तब तो आवाज आपको आएगा। सबसे पहला चीज है कि ना तो मैंने व्हाइट ब्लैक मार्कर का यूज किया ना ही मैंने नेक बैंड का। आई विल यूज बोथ थिंग्स नॉट टुडे बट टुमारो। वो एक सिचुएशन था कि कुछ अगर स्पेलिंग लिखना है या कुछ वर्ड लिखना है तो उस समय दिक्कत आती थी या कोई स्टेटमेंट अगर दिया जा रहा था दिक्कत। बस आप इतना अभी आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक बोर्ड की विजिबिलिटी ठीक है या जहाँ पे मैं खड़ा हो रहा हूँ इस सेटिंग पे दोनों चीजें दिखाई पड़ रही या नहीं। बाकी साउंड तो आएगा ही। साउंड तो आपका मुझे आ रहा था जब मैं नेक बैंड यूज करूंगा तो यू विल गेट दैट साउंड। और अगर मैं जो है मार्कर से लिखूंगा तो वो चीजें तो नजर आएंगी। ऐसा नहीं वो चीजें नहीं। बस यही बशर्ते ब्लैक बोर्ड सीधा है क्योंकि मुझे याद है कि जब और लोग मेरे पुराने बैच में जुड़े थे व्हेन आई वाज इन कानपुर एंड डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट उस समय जो व्हाइट बोर्ड था वो दीवार पे नहीं लगा था। उसके लिए मैंने स्टैंड लाया था तो इधर उधर टेढ़ा हो जा रहा था भाग रहा था। तो अभी क्या व्हाइट बोर्ड आपको सीधा नजर आ रहा है ना। ऐसा नहीं अभी इस समय भागता जब मैं खड़ा वहां पे रहता हूँ जी सर सीधा हुआ तो बिल्कुल सीधा है। ठीक सर है बिल्कुल सीधा है। तो ठीक है कोई बात नहीं। उसको जब मैं मार्कर लाऊंगा तो मार्कर से चीजें हो जाएगी। डजेंट मैटर मार्कर से और उससे वो चीजें हो जाएगी। एक थोड़ा सा चूंकि कई लोगों का ये था कि स्पेलिंग को लेकर के वर्ड्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और थोड़ा सा खड़े होकर के जब उसको पढ़ाया जाएगा या यूज किया जाएगा तो चीजें और बेहतर होगी आई। तो इस वजह से इसको किया गया है। कोई बात नहीं। तो वी विल मीट टुमारो। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू सर। Sir, अखिलेश जी